हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं जो कि 3 अंकों वाले क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उसमें हमने कई सारे 3 अंकों वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। आप अभी तक यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का फ्लो यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। यह क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से कैसे घुमा के आपसे पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा हानि को समझाइए। तो दोनों क्वेश्चन यदि आपसे पूछता है तो उसका मतलब वही है, यदि आपसे ऊर्जा का प्रवाह पूछे या आपसे ऊर्जा हानि पूछे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है यानी कि ऊर्जा की हानि कैसे होती है। तो देखिए, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई जो ऊर्जा होती है उसको उत्पादकों से लेकर के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं तक और अपघटकों की ओर भोजन के रूप में जो स्थानांतरित होने की क्रिया का प्रवाह होता है उसे हम ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वो किसके रूप में होगा, भोजन के रूप में होगा। तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो मेन स्रोत होता है एनर्जी का वो होता है सूर्य। तो सूर्य से जो सोलर एनर्जी प्राप्त होगी सबसे पहले वो किसके पास आएगी, उत्पादकों के पास। तो उत्पादकों के पास सर्वाधिक एनर्जी होती है। अब फिर उत्पादकों का भक्षण कौन करेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, उनको द्वितीयक उपभोक्ता, फिर उनको तृतीयक उपभोक्ता भक्षण करेंगे। फिर जब ये मृत हो जाएंगे तो इनका भक्षण कौन करेगा, अपघटक करेगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की हानि देखिए कैसी होगी कि सूर्य द्वारा उत्पादित जो ऊर्जा होती है वो 1 या 2 से, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी सूर्य के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा है उसको कौन ग्रहण करेगा, सबसे पहले उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर ग्रहण करेंगे। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर के पास जितनी ऊर्जा है उसका 90% भाग वो अपने स्वयं के जैविक कार्यों में यूज कर लेती है और बचा कितना, 10% एनर्जी जो बचा। तो लिंडमान नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा कि ऊर्जा का 10% प्रवाह होता है। कहने का मतलब यह है कि जो 100% एनर्जी उत्पादकों के पास है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है, उत्पादकों के पास है 100% एनर्जी। अब उसका भक्षण किया प्राथमिक उपभोक्ता, तो उसका केवल 100% का केवल 10% ही किसके पास पहुंचेगा, प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के पास पहुंचेगा। फिर उस 10% का 90% जो भाग है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स या प्राथमिक उपभोक्ता अपने कार्यों में यूज कर लेंगे। अब उसका जो 10% बचेगा वो द्वितीयक उपभोक्ता जब उसका भक्षण करेंगे तो उनके पास पहुंच जाएगी एनर्जी। फिर द्वितीयक उपभोक्ता का भक्षण कौन करेंगे, तृतीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता के पास जो एनर्जी है उसका वो 90% यूज अपने स्वयं के कार्यों में कर लेंगे यूज, लेकिन जो उसका 10% बचेगा वो पहुंचेगा कहां, तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं के पास। फिर जब तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता मृत हो जाएंगे तो उनका भक्षण करेंगे अपघटक और उनकी एनर्जी जो है पहुंच जाएगी, उसकी 10% एनर्जी किसके पास पहुंचेगी, अपघटक के पास। तो इस प्रकार से क्रमशः आप देखेंगे कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर यह क्रम चलता रहता है। कहने का मतलब यह है कि ऊर्जा का 10% प्रवाह होता रहता है और इसे ही हम आप कहेंगे कि ऊर्जा का 10% नियम। कहने का मतलब यह है कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर 10% होता है। हर एक इकोसिस्टम के अंदर एक क्रम बाई क्रम 10% एनर्जी जो है फ्लो होती रहती है एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी के जीवों के अंदर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सबसे पहले जो उत्सर्जित एनर्जी होती है सबसे पहले प्रोड्यूसर या उत्पादकों के पास सर्वाधिक एनर्जी होती है, उसका वो 90% यूज कर लेंगे। बाकी जो बचा है उसका 10% वो प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्राप्त होगी। फिर उसका भक्षण करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो उनको एनर्जी प्राप्त होगी 10%। फिर उसका 10% एनर्जी पहुंचेगा अगली श्रेणी में। तो यह प्रकार का जो क्रम होता है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर ये चलता रहता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो सदैव एक दिशीय होता है और 10% एनर्जी का फ्लो होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे, इंटरफेरॉन क्या होता है। तो देखिए, वायरसों से संक्रमित अगर कोई कोशिका होती है तो ये ऊतक द्रव के अंदर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का स्राव करती है जो कि शरीर के अन्य वायरस संक्रमण से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसे ही हम इंटरफेरॉन कहते हैं। इंटरफेरॉन की खोज की यदि हम बात करते हैं तो आइजैक तथा लिंडेमान ने 1857 में किया था। तो इसका मतलब क्या है इंटरफेरॉन का, कि वायरस से संक्रमित अगर कोई कोशिका, ऐसी कोशिका जो वायरस से मान लीजिए संक्रमित हो गई है, वो अपने ऊतक द्रव में एक विशेष प्रकार के द्रव का या प्रोटीन का स्राव करती है और ये प्रोटीन या ये विशेष प्रकार का जो द्रव है ये शरीर से अन्य वायरस संक्रमण के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है, जिसे हम कहते हैं इंटरफेरॉन।
इंटरफेरॉन जो होता है स्पेशली असंक्रमित कोशिकाओं की सतह पर चिपक जाते हैं और कुछ विशेष एंजाइम के संश्लेषण को भी प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा ये वायरल एमआरएनए को नष्ट करके वायरल प्रोटीन का भी संश्लेषण करने में भाग लेते हैं। इसके अलावा इंटरफेरॉन जो होते हैं स्वस्थ पोषक कोशिकाओं को वायरल संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर कोई स्वस्थ पोषक कोशिका है तो उस पर वायरल का या वायरस का संक्रमण ना हो, इससे सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये एंटीबॉडीज के उत्पादन या प्रोडक्शन को भी प्रोत्साहित करते हैं तथा टी लिम्फोसाइट के साइटोटॉक्सिक क्रिया को भी प्रोत्साहित कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि बॉडी जो हमारे अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करती है, तो एंटीबॉडी के निर्माण या प्रोडक्शन में भी इंटरफेरॉन की अहम भूमिका होती है और इस प्रकार से टी लिम्फोसाइट की साइटोटॉक्सिक क्रिया को भी प्रोत्साहित कर देते हैं। और इस प्रकार से जो इंटरफेरॉन होते हैं, इंटरफेरॉन के इन सभी गुणों के कारण ही इसका जो उपयोग होता है वो कैंसर के अलावा हेपेटाइटिस बी तथा सी के उपचार में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से इंटरफेरॉन क्या है और इसका यूज कैसे होता है यह भी आपको तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे स्व प्रतिरोधकता यानी कि सेल्फ इम्यूनिटी क्या होती है। तो देखिए, अगर कोई ऐसी प्रतिरोधकता जो कि जीवों में अगर अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती है, मतलब स्वयं की रचना के खिलाफ पैदा हो जाती है, तो ऐसी प्रतिरोधकता को हम स्व प्रतिरोधकता कहते हैं। यह प्रतिरोधकता बेसिकली कई बीमारियों को भी पैदा करती है। आप देखेंगे कि यह बीमारी जो है इस बात पर निर्भर करती है कि शरीर की किस रचना के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हुई है। मतलब अगर शरीर के किसी पार्ट में बीमारी हो रही है तो इसका मतलब यह है कि उस पार्ट के प्रति प्रतिरोधकता जो है विकसित हो चुकी है। कई सारे स्व प्रतिरोधकता के एग्जाम्पल हैं जिनको आपको याद रखना है। देखिए, यदि शरीर की आरबीसी के प्रति अगर स्व प्रतिरोधकता विकसित हो गई है तो वह अपनी ही आरबीसी को नष्ट करने का काम करने लग जाती है और जब आरबीसी की संख्या में कमी आएगी यानी ब्लड की कमी आएगी तो एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। तो यह पहला एग्जाम्पल है स्व प्रतिरोधकता का, मतलब अपनी ही रचनाओं के खिलाफ प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है। तो यहां पे आरबीसी जो है अपने स्वयं के प्रति यदि प्रतिरोधकता उत्पन्न कर देती है तो यह अपने ही आरबीसी को नष्ट करने लग जाती है और एनीमिया रोग उत्पन्न कर देती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यदि शरीर में कहीं भी पेशी कोशिकाओं के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है तो वह अपनी ही पेशीय कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाती है और शरीर में कमजोरी पैदा करने लग जाती है। तो इसके अलावा एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यदि यकृत कोशिकाओं के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो जाए तो वह अपने ही यकृत कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाती है और हिपेटाइटिस रोग को क्या कर देती है, पैदा कर देती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है स्व प्रतिरोधकता यानी कि सेल्फ इम्यूनिटी क्या होती है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलर्जी क्या है, कैसे उत्पन्न होती है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एलर्जी की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, जब हमारे शरीर में क्या होता है कि कोई भी ऐसा अचानक पदार्थ प्रवेश करता है जिसके प्रति हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता का डेवलप हो चुका होता है। मतलब अगर कोई ऐसा पदार्थ या ऐसा एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है जिससे लड़ने के लिए ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर पहले ही उच्च प्रतिरोधक क्षमता यानी कि प्रतिरोधकता जो है विकसित हो चुकी होती है, तब ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि अचानक से हमारे शरीर में क्या होता है, उच्च प्रतिरोधात्मक क्रियाएं होने लगती है। कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की उच्च एक्टिविटी हमारे शरीर के अंदर होने लगती है जो कि हमारे पूरे शरीर में आप देखेंगे जलन उत्पन्न करेगी या इसके अलावा खुजली भी उत्पन्न करने लग जाती है या शरीर में आप देखेंगे दाने निकल आते हैं कई जगह। तो इन्हीं सभी क्रियाओं को हम एक साथ क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि एलर्जी हमारे शरीर में उच्च प्रतिरोधक क्षमता का प्रतीक होती है एक प्रकार से। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई भी रोगाणु या कोई भी एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है और ऐसा एंटीजन प्रवेश करे या ऐसा रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश करे जिससे लड़ने की क्षमता पहले ही हमारे शरीर के अंदर डेवलप हो चुकी है, तो उस कारण से हमारे शरीर में उच्च प्रतिरोधात्मक क्रियाएं होने लगती है जिसके कारण हमारे शरीर में शोध उत्पन्न होता है, खुजली उत्पन्न होने लग जाती है, जलन होने लग जाती है, इसके अलावा कई जगह दाने निकल आते हैं और इन्हीं क्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। अतः एलर्जी हमारे शरीर में उच्च प्रतिरोधक क्षमता का प्रतीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर शरीर में एलर्जी उत्पन्न हो रही है इसका मतलब यह है कि किसी न किसी रोगाणु या एंटीजन से लड़ने के लिए उच्च प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर के अंदर डेवलप हो चुकी है। धूल एवं धूल कण एवं पराग कणों, इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधनों तथा विभिन्न प्रकार के रसायन, इसके अलावा रोग कारकों के कारण भी एलर्जी के लक्षण जो है हमको दिखाई देते हैं। मतलब एलर्जी के कारण क्या है इनको भी आप याद रख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के धूल कण, इसके अलावा बहुत लोगों को आप सुने होंगे कहते हैं हमको धूप से एलर्जी है, जैसे धूप में जाते हैं तो उनको खुजली होने लगती है। तो ये सब किसके कारण है, एलर्जी के कारण है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है टी कोशिका एवं बी कोशिका पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो टी कोशिका एवं बी कोशिका होती है ये श्वेत रुधिर कोशिकाएं जिनको कि हम लिम्फोसाइट कहते हैं, इनकी शरीर की प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती है। मतलब शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करने का मुख्य काम होता है वो डब्ल्यूबीसी का होता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर ही उपस्थित होती हैं ये टी कोशिकाएं एवं बी कोशिकाएं। तो शरीर की प्रतिरक्षात्मक तंत्र की जो लिम्फोसाइट होती है ये दो प्रकार की लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। मतलब बी कोशिका और टी कोशिका का निर्माण करती है। ये स्पेशली दोनों ही कोशिकाएं क्या करती है
कि भ्रूणीय अवस्था में अगर इनका निर्माण यदि हम देखें तो यकृत कोशिकाओं के अंदर होता है, और वयस्क अवस्था में यदि हम इनका निर्माण देखें कि टी कोशिका एवं बी कोशिका का कहां होता है, तो वयस्क अवस्था में इनका निर्माण कहां होता है, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा के अंदर होता है। ये दोनों ही कोशिकाएं क्या करती है कि परिपक्व जब हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, उसके बाद शरीर की रुधिर कोशिकाओं एवं लसिका कोशिकाओं के साथ क्या होती हैं, लगातार परिसंचरित होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती रहती हैं। और टी कोशिकाएं जो होती है ये कोशिकीय प्रतिरक्षा डेवलप करती है शरीर के अंदर। इसके अलावा जो बी कोशिकाएं होती है या बी लिम्फोसाइट होती हैं, ये एंटीबॉडीज के निर्माण को प्रोडक्शन या उत्साहित करती हैं, जिस कारण से हमारे शरीर की रक्षा होती है एंटीजनों से या विशेष प्रकार के रसायनों से या विशेष प्रकार के रोगाणुओं या कीटाणुओं से। तो इस प्रकार से आपको बी कोशिका और टी कोशिका पर टिप्पणी लिखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन छोटा सा है, साइकोट्रॉपिक औषधियां क्या होती है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए ऐसी औषधियां जो कि मुख्य रूप से शरीर की जो मनुष्य होता है उसकी चिंतन शक्ति को एवं मानसिक प्रक्रिया को, मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं, साइकोट्रॉपिक औषधियां कहलाती है। देखिए साइकोट्रॉपिक औषधियां नाम से स्पष्ट है कि ऐसी औषधियां होती है जो कि मनुष्य की चिंतन शक्ति, सोचने समझने की क्षमता, पूरी की पूरी जो मानसिक प्रक्रिया होती है दिमाग की उसको प्रभावित करती हैं। इन्हें ही हम साइकोट्रॉपिक औषधियां कहते हैं। और एक चीज और आपको याद रखनी है कि अगर कोई भी व्यक्ति लगातार इन औषधियों का उपयोग करता है तो इससे व्यक्ति के व्यवहार में, बिहेवियर में, होशो-हवास में एवं बोधगम्यता में, सोचने समझने की क्षमता में अनेक प्रकार से परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए हम इन्हें मनोदशा परिवर्तक औषधि भी कहते हैं, मतलब मन को परिवर्तित करने वाली औषधियां भी कहते हैं। इन औषधियों का अगर कोई भी व्यक्ति लगातार सेवन करता है तो वह व्यक्ति इसका आदी हो जाता है, मतलब उस व्यक्ति को इसकी लत लग जाती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है साइकोट्रॉपिक औषधियां क्या होती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपके लिए टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन क्या होता है। तो देखिए टीकाकरण एक ऐसा उपाय होता है जिसके द्वारा हम किसी जीव के अंदर किसी रोग के प्रति प्रतिरोधकता को डेवलप कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे मान लीजिए बीसीजी का हम टीका लगाते हैं, इसके अलावा डीपीटी का टीका होता है। तो क्या होता है कि शरीर के अंदर अगर मान लीजिए टाइफाइड रोग हो रहा है तो उससे लड़ने के लिए जो उच्च प्रतिरोधक क्षमता है उसको डेवलप किया जा सके शरीर के अंदर, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टीकाकरण को अपनाते हैं। तो टीकाकरण के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक ऐसी तकनीक होती है जिसके द्वारा हम किसी भी जीव के अंदर क्या करते हैं, किसी रोगों से लड़ने के लिए जो प्रतिरोधकता होती है, मतलब रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधकता होती है या प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको डेवलप किया जाता है। किसके माध्यम से, टीकाकरण के माध्यम से। तो यह एक ऐसा उपाय होता है जिसके माध्यम से हम उच्च प्रतिरोधक क्षमता का डेवलप कर सकते हैं। देखिए इस तकनीक में हम क्या करते हैं, किसी भी कमजोर रोग कारक को जीव को शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि शरीर की जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र होती है वो प्रेरित हो जाती है और रोग कारक के प्रति क्या करती है, एंटीबॉडीज के निर्माण को प्रोत्साहित कर देती है। और इसके अलावा जब वास्तविक रोगाणु, मतलब बाहर से जब कोई भी ऐसा एंटीजन प्रवेश करेगा जो कि नुकसानदेह होगा, तो जैसे वो प्रवेश करता है तब ये जो एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर डेवलप हो चुके होते हैं वैक्सीन के थ्रू, ये क्या करते हैं, उन्हें नष्ट करने का काम करने लग जाते हैं। और इस प्रकार से रोग कारक को कृत्रिम रोगाणुओं के रूप में प्रवेश कराने वाले कारक को हम क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। मतलब अगर इस रोग कारक को हम शरीर के अंदर प्रवेश कराएंगे जो कि एंटीजनों को नष्ट करने का काम करेगा, उसे हम कहते हैं टीका। और टीका को किसी व्यक्ति के अंदर, अगर हम वैक्सीन को किसी व्यक्ति के अंदर प्रविष्ट कराएंगे, मतलब अंदर जो है एंटर कराएंगे, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन। तो इस प्रकार से वैक्सीनेशन क्या है, टीकाकरण क्या है, यह भी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कई सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जिनकी आपको डेफिनेशन लिखने के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समष्टि यानी कि पॉपुलेशन क्या होती है। तो समष्टि या पॉपुलेशन की परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहला है कि समष्टि का परिभाषा क्या है कि किसी भी निश्चित क्षेत्र में तथा एक निश्चित समय में अगर एक जाति या आपस में संबंधित कई जातियों की जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। मतलब किसी निश्चित क्षेत्र में तथा एक निश्चित समय में जो वहां पे एक जाति उपस्थित है या आपस में कई सारी आपस में जातियां उपस्थित है, उनके समूह को ही हम क्या कहते हैं, उनके समूह को ही हम समष्टि कहते हैं। अब वो समूह किसी का भी हो सकता है, वो जीवों का समूह हो सकता है, किसी प्लांट का समूह हो सकता है, किसी भी एनिमल्स का या माइक्रोब्स का भी समूह हो सकता है। तो इस प्रकार से समष्टि का मतलब होता है एक या आपस में संबंधित कई जातियों का समूह। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि किसी भी घास के मैदान के अंदर मान लीजिए जैसे टिड्डों का समूह है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये क्या है, एक उनकी समष्टि हो गई। इसके अलावा दूसरी डिफिनेशन है पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में या प्रति इकाई आयतन में भी आप कह सकते हैं, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल या आयतन में उपस्थित एक जाति या आपस में संबंधित कई जातियों की जो औसत संख्या होती है, औसत संख्या आपको याद रखना है, उस औसत संख्या को ही हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है
कि समष्टि यानी कि पॉपुलेशन और जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी प्रति इकाई क्षेत्रफल में आप देखेंगे कि जो एक जाति या आपस में संबंधित कई जातियां होती है, जो उनकी औसत संख्या होती है, उन औसत संख्या को ही हम क्या कहते हैं, उन औसत संख्या को ही हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। अब बात करते हैं जन्म दर यानी कि बर्थ रेट क्या होता है। तो देखिए, किसी भी इकाई समय में किसी जनसंख्या द्वारा जो उत्पन्न कुल नए सदस्यों की संख्या होती है वो क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। तो आपको याद रखना है कि इकाई समय में अगर किसी भी जनसंख्या द्वारा उत्पन्न कुल नए सदस्यों की संख्या होती है, उनको हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। इसके अलावा जन्म दर के अलावा आप देखेंगे मृत्यु दर यानी कि मोर्टिलिटी रेट क्या होती है। तो देखिए, किसी भी इकाई समय में किसी समष्टि में जो मरने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है, जो औसत संख्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मोर्टिलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर कहते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंस भी देख सकते हैं समष्टि व समुदाय में, जो कि पूछा जाता है अक्सर आपके एग्जाम में। पॉपुलेशन और कम्युनिटी के मध्य आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या है, समष्टि क्या है कि समष्टि या आबादी जो है एक ही जाति के जीवधारियों का वह समूह होता है जो कि किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं। मतलब किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले एक जाति या आपस में संबंधित कई जातियों के समूह को हम समष्टि कहते हैं। समुदाय की यदि हम बात करते हैं तो किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की समष्टियों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि समष्टि में केवल अंतः जातीय संघर्ष होता है, मतलब आपस में एक ही जातियों के मध्य संघर्ष होता है, जबकि समुदाय में अंतर जातीय संघर्ष होता है, कई जातियों के मध्य आपस में संघर्ष होता है। समष्टि की यदि हम बात करते हैं तो समष्टि अकेले जीवित नहीं रह सकती है, कभी भी समष्टि अकेले जीवित नहीं रह सकती है, जबकि समुदाय जो है वह अकेले जीवित रह सकता है। इसके अलावा चौथा और आखिरी डिफरेंस आपको देखना है कि समष्टि जो होती है यह संपूर्ण इकोसिस्टम को प्रदर्शित नहीं करती है, जबकि समुदाय किसी भी संपूर्ण या कंप्लीट इकोसिस्टम या परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र को प्रदर्शित कर सकता है। तो इस प्रकार से यहां पे हमने आपको 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीएनए पुनर्योगज तकनीक जो होती है इसमें कौन कौन से उपकरण भाग लेते हैं, इनके नाम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला है रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज। यह एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होता है जो कि डीएनए के विशिष्ट खंडों को आपस में टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। मतलब रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जो कि डीएनए के खंडों को आपस में तोड़ने का काम करता है। यह डीएनए पुनर्योगज तकनीक में उपकरण यूज होने वाला पहला इंस्ट्रूमेंट है रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो इसका आपको काम याद रखना है कि यह डीएनए के खंडों को तोड़ने का काम करता है। दूसरा है टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज जो होता है यह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो कि थर्मस एक्वेटिकस में पाया जाता है और यह 72 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर भी सक्रिय रहता है। इसीलिए इसका उपयोग हम किसमें करते हैं, पीसीआर अभिक्रिया में होता है। इसकी सहायता से डीएनए की संख्या में वृद्धि की जा सकती है, जैसा कि आप पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में आप देख भी सकते हैं। तो टेक पॉलीमरेज एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जो कि थर्मस एक्वेटिकस के अंदर पाया जाता है और यह 72 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर भी सक्रिय रहता है, जिस कारण से इसका उपयोग हम पीसीआर अभिक्रिया में करते हैं। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा उपकरण यूज होता है टेक पॉलीमरेज। तीसरा है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जो होता है यह एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होता है, इसका यूज डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको डीएनए लाइगेज भी याद रखना है। इसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपको याद रखना, यह भी एक एंजाइम होता है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, डीएनए से आरएनए बनाया जाता है और इसकी खोज जो है रेट्रोवायरस में टेमिन तथा बाल्टीमोर द्वारा की गई थी। इस प्रकार के डीएनए को हम कंप्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि आरएनए से डीएनए बनाते हैं, जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, आरएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया होती है उसमें भाग लेने वाले एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इस प्रकार से यहां पे हमने आज की इस वीडियो में आपको 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं 3 अंकों वाले, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के पहले आप इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाइए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन कर ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।